हेलो बच्चों, मैं नीति आहूजा और आज हम बायोलॉजी का चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पिछले पाठ में जैव प्रौद्योगिकी के प्रक्रम पढ़े हमने। इस पाठ में और इसके पहले भाग फर्स्ट में अपन जैव प्रौद्योगिकी की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ और जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में, खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में क्या उपयोग है, ये हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां और कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। तो सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या मुख्य टेक्निक्स की जाती हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जीन स्थानांतरण मुख्य रूप से क्या होता है, जीन का पता लगाकर किसी लक्षण को कंट्रोल करने वाले जीन का पता लगाकर उसका स्थानांतरण करके इच्छित लक्षण वाले सूक्ष्मजीव, पौधे, जंतु उत्पन्न किए जाते हैं। तो जो लक्षण हम चाहते हैं वैसे लक्षण वाले जीन वाले पौधे, जंतु या सूक्ष्मजीव हम अपने लाभ के लिए उत्पन्न कर सकते हैं। इन जीवों का उपयोग कई तरह की जैव औषधियों में और जैविक पदार्थों के उत्पादन में, औषधियाँ भी इनसे बनती हैं और बहुत सारे आवश्यक जैविक पदार्थ भी इनसे बनाए जा सकते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रमुख उपयोग को हम थोड़ा सा बिंदुवार देखते हैं। सबसे पहले कृषि में फसल या पैदावार बढ़ाने के लिए किस तरीके से जैव प्रौद्योगिकी को काम में लिया गया। कई ऐसी फसलें तैयार की गई जिनकी पौष्टिक मान, जिसकी उत्पादकता, जिनकी रोग प्रतिरोधकता ज़्यादा थी। तो ये कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। दूसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में। अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे जैव उपयोगी पदार्थ, बहुत सारी जैविक औषधियाँ, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब जैव प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग रोगों के उपचार में, रोगों का पता लगाने में और कई तरह से किया जा सकता है। संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्माण में कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको लंबे समय तक रखने के लिए उनको संसाधित करना पड़ता है, वो जल्दी से उस अवस्था में ठीक नहीं रह पाते। तो एक मैंने आपको बताया था कि कुछ सूक्ष्म जीवों की मदद से हम पनीर को प्रोसेस करके चीज़ में बदल करके और उसको लंबे समय तक संसाधित करके रख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको संसाधित करके, यहाँ तक कि आजकल मछलियों को और मांस को भी विभिन्न रूपों में संसाधित करके लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अपशिष्ट पदार्थों के उपचार में, अपशिष्ट पदार्थों का उपचार कैसे किया था, हमने एक प्लांट देखा था, STP प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें कि घरेलू अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उनको किस तरीके से उपचारित किया था। इसमें भी हमने सूक्ष्म जीवों की जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों की मदद ली थी। जैव रोग निदान में, मतलब रोगों का पता लगा, निदान यानी रोग का पता लगाना। तो कुछ टेस्ट हैं ऐसे, जैसे RT-PCR टेस्ट से कोरोना वायरस का पता चलता है, सार्स का एक टेस्ट होता है जो कि PCR टेस्ट होता है, HIV रोग एड्स का जनक है, इसका ELISA टेस्ट द्वारा पता लगाया जाता है। तो ये क्या है बच्चों, जैव रोगों का निदान, पता लगाना। इसके अलावा जैव औषधियों का उपयोग उनके उपचार में भी किया जा सकता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए तो बहुत तरीके से, जैसे बायोगैस संयंत्र के द्वारा, सूक्ष्म जीवों की मदद से, और भी कई ऐसे जैव तकनीकी हैं जिनसे ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। तो ये हमने देखे जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। अब जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और शोध के क्षेत्र कौन से हैं, जो मुख्य चीज़ों का निर्माण किया जाता है, उनमें 3 तरह के शोध क्षेत्र हैं। पहला है जैव उत्प्रेरक या एंजाइम्स का निर्माण, उनको बनाना। उनको बनाने के लिए क्या चाहिए, अनुकूलतम दशाएं।
किन परिस्थितियों में वो अनुकूल रूप से बनेंगे। चाहे कोई भी जैव रासायनिक पदार्थ हो जो हमारे लिए चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोगी हो, कृषि के क्षेत्र में उपयोगी हो, तो उनका जब निर्माण किया जाएगा तो उसके लिए अनुकूलतम दशाएं कौन सी हैं, इसका भी शोध करना आवश्यक है, पता लगाना आवश्यक है कि ये कितने ताप पर, कितनी pH पर इसका निर्माण संभव है। तीसरा है अधोगामी प्रक्रियाएं। अब हमने उस जैव रासायनिक प्रोडक्ट को बना लिया, लेकिन कुछ ऐसी अधोगामी प्रक्रियाएं हैं जिनकी सहायता से उस पदार्थ जो हमने वांछित पदार्थ बनाया है उसमें से कुछ जो अशुद्धियां हैं या कुछ जो अवांछित पदार्थ साथ में बन गए हैं उनको निकालना या अलग करना, जो कि इसका शुद्धिकरण भी कहलाता है, वो कुछ अधोगामी प्रक्रियाओं की मदद से किया जाता है। तो ये 3 जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हैं, शोध के क्षेत्र हैं, जिनका पता लगाना बहुत आवश्यक है किसी भी जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत से पहले। तो जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग कब और किस तरह मानव कल्याण में, खाद्य उत्पादन वृद्धि में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया, इसको हम एक सारणी के रूप में मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, यहाँ तो मैं केवल थोड़ी ही आपको दिखा पा रही हूँ, जो कि हमारे कल्याण की हैं, हमारे फ़ायदे के लिए हैं और किससे बनी है, बायोटेक्नोलॉजी से। तो ये एक सारणी है बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण खोजें या वो चीज़ें हैं जिनको सबसे पहले खोजा गया, किसकी मदद से, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से। तो ये वर्ष और ये उपलब्धि। तो सबसे पहले 10 वर्षों के प्रयास 1960 से 1970 के बीच क्या खोजा गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज की गई और उसको प्रयोग में लाया गया। क्या कहते हैं हम इसे, प्रतिबंधन एंजाइम या आणविक कैंचियाँ, जो कि जैव प्रौद्योगिकी के हर प्रोसेस में, चाहे वो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक हो, जीन को या डीएनए खंड को पृथक करने के काम में आती हैं। इनके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इनका नामकरण, इनकी क्रियाविधि, ये कैसे काम करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक साधन है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोगी, सबसे उपयोगी टूल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसे 10 वर्षों के अथक प्रयास से खोजा गया 1970 में। 1972 और 73 में 1 वर्ष तक लगातार वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान और प्रयोग किए गए और पुनर्योगज डीएनए तकनीक का विकास और जीन क्लोनिंग का विकास किया गया। तो यही सारी मुख्य जो है वो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है, जैव प्रौद्योगिकी का आधार, और एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को इसी टेक्निक में प्रयोग में लिया जाता है। 1978 में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित जीन, जीवाणुओं द्वारा जो संश्लेषित जीन है उनसे सोमैटोस्टेटिन एक हार्मोन है और इंसुलिन का उत्पादन किया गया। किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा। कब, 1978 में सबसे पहली बार। 1983 में जेनेटिकली इंजीनियर्ड जीवाणु द्वारा पहली बार इंसुलिन का उत्पादन एली लिली, ये एक अमेरिकन संस्था है जिसके द्वारा सबसे पहले जेनेटिकली इंजीनियरिंग जीवाणु द्वारा मानव इंसुलिन, जिसको क्या नाम दिया है, यूमुलिन, उस यूमुलिन का निर्माण कब हुआ, 1983 में। कुछ और उपलब्धियां देखते हैं बच्चों। 1981 से 82 में पहला ट्रांसजेनिक जंतु चूहा विकसित किया गया। पहला ट्रांसजेनिक जंतु था। ट्रांसजेनिक जंतु को कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये भी जीन स्थानांतरण के द्वारा ही उत्पन्न किया गया। 1983 में पहला ट्रांसजेनिक पौधा विकसित किया गया। ये ऑर्गेनिज्म में जंतु भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल भी हो सकता है और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो पहले बच्चों एनिमल चूहा बनाया गया और बाद में ट्रांसजेनिक पौधा विकसित किया गया। 1985 में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का पता कब लगा, 1985 में। फिर 1990 से 1992 तक
ट्रांसजेनिक फसली पौधे, यहाँ पर ट्रांसजेनिक जंतु थे, यहाँ पर ट्रांसजेनिक पौधे थे, यहाँ पर कौन से हैं? ट्रांसजेनिक फसली पौधे। फसल में कौन से आएंगे? मक्का, चावल, गेहूँ, ये सब आएंगे इस ट्रांसजेनिक फसल में। ट्रांसजेनिक पौधों से ट्रांसजेनिक फसल तैयार की गई जिससे कि पैदावार बढ़ी। 1997 में सबसे पहले क्लोनिंग टेक्निक से एक भेड़ का क्लोन बनाया गया जिसे डॉली नाम दिया गया। एक भेड़ स्तनधारी, पहला स्तनधारी क्लोनिंग की मदद से बना जिसे नाम दिया गया डॉली भेड़। आप सभी ने सुना है बच्चों। और ये कैसे बनाई गई? स्तन कोशिका को क्लोन करके डॉली भेड़ को प्रयोगशाला में बनाया गया। 2003 में मानव जीनोम परियोजना, एक बहुत ही अच्छी परियोजना है जिसे हम पढ़ेंगे, जो कि 1990 में शुरू हुई थी और समाप्त हुई 2003 में। यह है मानव जीनोम परियोजना। ये भी जैव प्रौद्योगिकी की देन है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जैव प्रौद्योगिकी की क्रियाएं हैं जो कि समय समय पर खोजी गई। इनका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैव प्रौद्योगिकी का खाद्य उत्पादन में, भोजन उत्पादन में, फसल में, फलों में, सब्जियों में कैसे उपयोग किया गया ये हम देखेंगे। सबसे पहले कृषि में जैव प्रौद्योगिकी। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि की 3 वैकल्पिक विधियां अपनाई जाती हैं। पहला है कृषि रसायन पर आधारित कृषि, दूसरा है कार्बनिक कृषि और तीसरा आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित फसलों की कृषि। तो इन तीनों को हम थोड़ा सा देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले कृषि रसायन। तो कृषि रसायन क्या है? कृषि रसायन वे पदार्थ हैं जो कि पौधों को की खाद के रूप में दिए जाते हैं। रासायनिक खाद है, रासायनिक पीड़कनाशी है, कीटनाशी है, जिनका प्रयोग फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता है। कृषि रसायन आधारित, तो हरित क्रांति हम पढ़ चुके हैं। हरित क्रांति से पैदावार को 3 गुना तक बढ़ा दिया गया, लेकिन जनसंख्या भी उसी हिसाब से बढ़ रही है तो भी उससे पूर्ति नहीं हुई। तो हरित क्रांति द्वारा उत्पादन में 3 गुना वृद्धि की, फिर भी पर्याप्त उत्पादन संभव नहीं हुआ। और हरित क्रांति में क्या किया गया? उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरक और रासायनिक पीड़कनाशी पदार्थों के रूप में रासायनिक पदार्थों को काम में लिया गया। तो तभी पैदावार बढ़ी जब उसमें रासायनिक उर्वरक डाले और कीड़ों से बचने के लिए रासायनिक पीड़कनाशियों का प्रयोग किया गया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये जो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक पीड़कनाशी हैं, ये फसल का उत्पादन तो बढ़ा देते हैं, लेकिन और प्रदूषण बहुत तरह से करते हैं और मानव को कई रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं। कैंसर जैसे घातक रोग इन रासायनिक केमिकल्स द्वारा उत्पन्न फसलों के यूज़ से होते हैं। ये रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी कैसे होते हैं? कॉस्टली भी होते हैं, महंगे भी होते हैं। दूसरा, इनके प्रयोग से मृदा, जल व भोज्य पदार्थ दूषित भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इससे मानव में कई हानिकारक रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कैंसर और कई जनन बंधिता वगैरह बहुत सारे रोग हैं जो इन रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी पदार्थों के उपयोग से होते हैं। तो हम फसल का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनके उपयोग से जिनका कि साइड इफ़ेक्ट मानव स्वास्थ्य पर बहुत अधिक पड़ रहा है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? कार्बनिक कृषि, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते। इस प्रक्रिया में फसल उत्पादन बढ़ाने में जैव उर्वरक, जैव पीड़कनाशी और जैव नियंत्रकों का प्रयोग किया जाता है। जो हमने पिछली बार रासायनिक चीज़ें प्रयोग में की थी, उसकी जगह जैव उर्वरक। कैसे उर्वरक होंगे? जैव उर्वरक, जैसे कई जीवाणु हैं, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, कई ऐसे जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं और पौधे के लिए जैव उर्वरक कहलाते हैं।
जैव पीड़कनाशी, इन्हें भी हमने पढ़ा है। कई ऐसे कीट हैं, कई ऐसे जैविक पदार्थ हैं जो कि कीटों को नष्ट करने के काम में आते हैं। जैव नियंत्रक जो कि फसल उत्पादन को कंट्रोल करने के काम में आते हैं, इनको काम में लिया जाता है। इस प्रक्रिया में फसली पौधों को आनुवंशिक रूप से विकसित कर भोजन की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग द्वारा भी फसल की जो पौष्टिक मान है उसको भी, भोजन की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। अब तीसरा जो इस पाठ में जैव प्रौद्योगिकी की मदद से किया जा रहा है वो है आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित फसल आधारित कृषि, कि हम कृषि में बीज ही ऐसे बोएं जो इन सब चीज़ों से जो हमने पहले पढ़ी, जिनके प्रयोग करने की हमें आवश्यकता ना पड़े। तो ये कैसी फसलें हैं? आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित फसलें। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक और जंतु जिनके जीन्स आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं, आनुवंशिक रूपांतरित जीन या जीएमओ कहलाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या कहलाते हैं? जीएमओ। और वो जीन जिसको सजीव में प्रवेश कराया जाता है, शरीर में उस जीन को ट्रांसफ़र कराया जाता है इनको मॉडिफाइड करने के लिए, जीएमओ बनाने के लिए, वो कहलाता है ट्रांसजीन, क्योंकि उसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उससे ये जंतु जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है, तो वो कहलाता है ट्रांसजीन। और ऐसे जीव कहलाते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आनुवंशिक रूप से विकसित फसलें, जो कि आनुवंशिक रूप से ये प्लांट्स विकसित करके जब फसलें विकसित की जाती हैं तो उन्हें आनुवंशिकता रूपांतरित फसलें कही जाती हैं। पौधों की जगह पूरी फसल ही अगर ऐसी है तो इसे आनुवंशिक रूपांतरित फसल कहा जाता है। इन जीएम पौधों का प्रयोग, क्यों इनका प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ये हमारे लिए लाभदायक है। ये पौधे जो हैं हमारे लिए लाभदायक है। कैसे? सबसे पहला, जो अजैव बल हैं, जो अजैविक परिस्थितियां हैं, जैसे ताप है, दाब है और वातावरणीय परिस्थितियां हैं, लवण है, सूखा है, ठंड है, इन सब के प्रति ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं ये अधिक सहिष्णु होती हैं। यानी कि इन सब को ताप, दाब, लवण आदि को सहन करने में सामान्य फसलों से ज़्यादा सहिष्णु होती हैं। इन पौधों और फसलों को उत्पन्न करने में समय कम लगता है, तो समय की बचत होती है। तो आजकल तो ये बहुत उपयोगी है। जिस फसल को तैयार होने में 6 महीने लगते थे वो अब 4 महीने में ही पककर तैयार हो जाती है। तो वो कैसी फसल है? आनुवंशिकता रूपांतरित फसल। तो इससे लाभ है, किसान को भी लाभ है, मानव को भी लाभ है। कम समय में जल्दी फसल प्राप्त हो जाती है। रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता। इन जो आनुवंशिकता रूपांतरित फसलें हैं इनको जब उगाया जाता है तो ये रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशियों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, जिससे कि वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता और मानव पर हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ते। पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। ऐसे जो पौधे हैं, जो इन फसली पौधों और जीएमओज हैं, इनकी जो है खनिज उपयोगी क्षमता, पौधों द्वारा खनिज उपयोग की, खनिज कहाँ से लेते हैं पौधे? जड़ों द्वारा, मिट्टी से। तो मृदा से खनिज अवशोषण की क्षमता भी इनकी अच्छी होती है, उसमें भी इसमें वृद्धि हो जाती है। अनाज नुकसान को कम करने में सहायक, और बहुत सारे ऐसे जीन्स इसमें होते हैं जिनसे उस अनाज में कोई कीड़ा या कीट नहीं लगता, जिससे इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। खाद्य पदार्थों के पोषक स्तरों में भी वृद्धि। पोषक स्तर से क्या मतलब है? ऐसी फसल का उत्पादन जिसका पोषक मान, जैसे अगर कार्ब्स हैं तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी हो, अच्छी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हों, प्रोटीन है तो प्रोटीन रिच फसल हो, या कोई दालें हैं, दालों का प्रोटीन मान और
ज़्यादा अच्छा हो। कोई विटामिन ए युक्त सब्जियां, विटामिन ए युक्त चावल बनाए गए हैं इस तकनीक से, तो उससे इन खाद्य पदार्थों के पोषक मान को बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? जीएमओ फसलों के बारे में। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा क्या कर रहे हैं? ट्रांसजेनिक पादपों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके महत्वपूर्ण उदाहरण हम यहाँ देखेंगे। कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं जो हमारे लिए उत्पादन बढ़ाने में उपयोगी हैं? पहला है कीट रोधी पादप। जैसे मैंने आपको बताया कि फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाते हैं? कीट। टिड्डी दल आपने फसल के ऊपर उड़ते हुए देखा है। और भी कई कीट हैं, कीड़ा लग जाता है सब्जियों में, फलों में, फसलों में। तो वो जो कीड़ा है वो सब क्या है? फसलों को, उत्पादन को कम करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए मृदा में एक जीवाणु मिलता है, बेसिलस thuringiensis। इसमें एक उपस्थित जीन द्वारा अपनी वृद्धि की, कौन सा जीवाणु? जीवाणु अपनी वृद्धि की विशिष्ट अवस्था में एक प्रोटीन के कुछ क्रिस्टल्स बनाते हैं, जिनमें एक विषैली कीटनाशी प्रोटीन होती है। किसमें? मिट्टी में मिलने वाला जो बेसिलस जीवाणु है, बेसिलस thuringiensis, ये अपनी वृद्धि की एक विशिष्ट प्रावस्था में एक प्रोटीन के क्रिस्टल बनाता है। और वो प्रोटीन कैसी होती है? विषैली। और वो कैसी होती है? कीटनाशक, कीड़ों को नाश करने वाली। विषैली है तो कीट खाएंगे तो कीट मर जाएंगे, जिसे क्राई प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्राई प्रोटीन भी कहते हैं। तो अब क्या किया जाता है? ये प्रोटीन, ये क्या करती है? जो क्राई प्रोटीन है, ये मक्खी, मच्छर, लेपिडोप्टेरा और डिप्टेरा कीट वर्ग के जो कीट हैं, इनके लिए कैसी होती है? घातक, उनको मार देती है। इसको बीटी विष भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बीटी विष भी कहते हैं। और बनती कहाँ है? जीवाणु के शरीर में। अब क्या करते हैं कि ये क्राई प्रोटीन कीटों की आहार नाल में जाती है और उन कीटों को मार देती है। तो जो भी इस पौधे को खाएगा उससे वो कीट मर जाएगा। क्राई प्रोटीन के जीन को क्या करते हैं? जीवाणु में से क्राई प्रोटीन के जैव प्रौद्योगिकी की मदद से जीन के टीआई प्लाज्मिड की सहायता से, टीआई प्लाज्मिड क्या है? वाहक। इसकी सहायता से किस किस में? तंबाकू में, टमाटर में और कपास में। इन तीनों पौधों को कीड़े ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन तीनों में इस जीन को प्रवेश करा दिया जाता है। किस टेक्निक से? जेनेटिक इंजीनियरिंग से और टीआई प्लाज्मिड की मदद से। और ये तीनों ही फसलें क्या हो जाती हैं? कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें क्राई प्रोटीन वाला जीन है, उनमें भी क्राई प्रोटीन बन जाता है। और कोई भी कीड़ा अगर उसको खाएगा तो उसकी आहार नाल में छिद्र हो जाएगा और वो मर जाएगा। तो ये एक ऐसी फसल हो गई तंबाकू, टमाटर और कपास की, जो कि कीट के प्रति प्रतिरोधी है। बीटी कपास, इसे क्या कहते हैं? किलर कॉटन। किलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कीट को, बेचारे को किल कर देती है। ये इसका चित्र बताया है, ये एक कीट है। जब इस कपास को ये कीट खाता है, छिद्रित कर देता है, तो ये कपास का फल इस तरह का होता है। और जब बीटी कपास बन जाती है, ये बीटी कपास है, इसको ये छिद्रित नहीं कर पाता। ये इसमें ये क्राई प्रोटीन वाला जीन समावेशित है, इसलिए ये कपास का बिल्कुल स्वस्थ फल है। तो बीटी कपास, जिसे किलर कपास भी कहते हैं, ये पराजीनी किस्म के पौधे की पत्तियों को खाने पर निष्क्रिय प्रोटीन विष कीट की आहार नाल में पहुंचकर सक्रिय क्राई प्रोटीन में बदल जाता है, जिससे आहार नाल में छिद्र हो जाते हैं और कीट बेचारा मर जाता है। तो ये क्या होता है? ये जो विष है, जब तक ये बैक्टीरिया के अंदर था तो ये एक निष्क्रिय रूप में था, ये सक्रिय नहीं था। अगर ये सक्रिय होता तो ये उस बेचारे बैक्टीरिया को ही मार देता। तो ये निष्क्रिय रूप में रहता है, लेकिन जब इसको कीट खाता है तो ये कीट के आहार नाल की क्षारीय पेच में जाकर के सक्रिय क्राई प्रोटीन में बदल जाता है और कीट बेचारा मर जाता है। तो ये बेसिलस से उत्पन्न प्रोटीन विष निष्क्रिय रूप में होने के कारण बेसिलस जीवाणु को नहीं मारता, लेकिन तंबाकू, कॉटन
और टमाटर वगैरह में जब इसको डाला जाता है तो ये उसकी पत्तियों को खाने वाले कीटों को मार देता है। तो ये तो हो गए कीटरोधी पौधे। अब देखते हैं पीड़क प्रतिरोधी पादप। कौन पीड़ा पहुंचाते हैं? कीटों के अतिरिक्त कुछ सूत्रकृमि, कुछ निमेटोड्स होते हैं। कौन से निमेटोड्स हैं ये? मेलाइडोगाइन है, इनकोग्नीशिया है। ये कई पौधों को, तंबाकू है, बैंगन है, टमाटर है, इन पौधों की जड़ों में, ये आपको एक चित्र दिखाया है, इन पौधों की जड़ों को संक्रमित कर देते हैं और पैदावार को कम कर देते हैं। कौन से हैं ये सूत्रकृमि? निमेटोड्स। ये इनकी जड़ों में संक्रमण, ये जड़ों का ही चित्र है, तंबाकू, टमाटर, बैंगन, इनकी जड़ों का। इन संक्रमण को रोकने के लिए एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के टीडीएनए का, कौन सा जीवाणु लेते हैं? एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु का टीडीएनए लेते हैं। और इस टीडीएनए, यह प्रक्रिया क्या किस विधि से की जाती है? आरएनए अंतरक्षेप द्वारा उस टीडीएनए को आरएनए अंतरक्षेप या आरएनए इंटरफेस भी इसको कहते हैं, इस तकनीक के द्वारा इसको पादप के अंदर प्रवेशित किया जाता है। अब आरएनए अंतरक्षेप टेक्निक एक बहुत ही उपयोगी है, ये भी एक जैव प्रौद्योगिकी की टेक्निक है। तो देखते हैं किस तरीके से ये क्रिया की जाती है, किस तरीके से इस सूत्रकृमि से बचा जा सकता है। तो सभी यूकैरियोटिक जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। क्या है ये? आरएनए अंतरक्षेप कोशिकीय सुरक्षा की विधि है। इस विधि में एक विशिष्ट दूत आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए पूरक द्विसूत्री आरएनए से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाते हैं। एक द्विसूत्रीय पूरक आरएनए को उसके साथ वर्धित कर दिया जाता है और वो निष्क्रिय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दूत आरएनए के स्थानांतरण को रोकता है। जब वो एमआरएनए, जो दूत आरएनए जो कार्य कर रहा था स्थानांतरण का, वो द्विसूत्री आरएनए के साथ जुड़ जाने के कारण, क्योंकि वो निष्क्रिय हो गया, तो ये स्थानांतरण को रोक देता है। इस द्विसूत्रीय आरएनए का स्रोत, जो द्विसूत्रीय आरएनए वैसे तो एक सूत्री होता है, लेकिन इसका जो स्रोत है वो संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम के प्रतिकृत के उपरांत बनने वाला मध्यवर्ती आरएनए है। अब ये आरएनए कैसे बन रहा है? विषाणु वाला जो डीएनए था उसका जो पूरक आरएनए जीनोम है, जिसे ट्रांसपोजोन भी कहते हैं, इसकी प्रतिकृति से वो द्विकुंडलित आरएनए डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है। अब एग्रोबैक्टीरियम वाहक के रूप में किसको काम में ले रहे हैं? एग्रोबैक्टीरियम को। इसका उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीन को, इस सूत्रकृमि के जो विशिष्ट जीन है, इनको परपोषी पौधे के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। किसकी मदद से? एग्रोबैक्टीरियम वाहक की मदद से। अब डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी जो कोशिकाएं हैं, जो पौधे की परपोषी कोशिकाएं हैं, इसमें सेंस और एंटीसेंस आरएनए का निर्माण करती हैं। मतलब दो आरएनए बनते हैं, सेंस और एंटीसेंस। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और द्विसूत्रीय आरएनए का निर्माण करते हैं। और क्या करते हैं? सेंस और एंटीसेंस जो हैं, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं, तो द्विसूत्रीय आरएनए का निर्माण कर लेते हैं। आरएनए अंतरक्षेप प्रारंभ होने से सूत्रकृमि के विशिष्ट दूत आरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं। जो इन्फेक्शन फैलना था उसकी जड़ों में, वो नहीं फैल पाता। फलस्वरूप परजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतरक्षेपी आरएनए की उपस्थिति में जीवित ही नहीं रह पाता। जब ये आरएनए इसके अंदर अंतरक्षेपित हो जाता है तो उसका मैसेंजर आरएनए निष्क्रिय हो जाता है, और ये जो परपोषी जो कृमि था, ये इसके अंदर जीवित नहीं रह पाता, और इस परजीवी पौधे अपनी सुरक्षा परजीवी से कर लेते हैं। ये सूत्रकृमि के संक्रमण से बच जाते हैं। और ये कार्य किस टेक्निक से कराया गया? आरएनए अंतरक्षेप टेक्निक से। अब ये हो गई ऐसी प्रतिरोधक किस्म। अब है वायरस प्रतिरोधी पादप। ये तो कीटों से पहले कीट का पढ़ा, फिर कुछ कृमि का पढ़ा, अब वायरस भी पौधे में
बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं। तो वो वायरस प्रतिरोधी फसल कैसे तैयार की जाए। फसली पादप को वायरस बड़ी संख्या में संक्रमित करते हैं, जिससे कि हमारा कृषि का उत्पादन जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर हम या तो इस वायरस को नष्ट करने की सोचें या हम ऐसी किस्म बना लें फसलों की जो कि वायरस के संक्रमण के प्रति प्रतिरोधी हों, तो वो किस तरीके से बनाएंगे, वो इसी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा बनाएंगे। इस तकनीक द्वारा अनेक वायरस प्रतिरोधी पादप, अब वायरस प्रतिरोधी पादप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए टमाटर और तंबाकू की, आपने एक वायरस का चित्र देखा है, ये इसका बाहरी प्रोटीन चोल है और इसके अंदर इसका आनुवंशिक पदार्थ है। तो ये क्या है, इसका प्रोटीन चोल, क्या है ये, इसका प्रोटीन चोल, और ये इसका आनुवंशिक पदार्थ, ये इसका आनुवंशिक पदार्थ। तो इस तकनीक से क्या करते हैं, टमाटर और तंबाकू की वायरस प्रतिरोधी, इसमें क्या करते हैं, वायरस प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई हैं। कैसे, इसके लिए टीएमवी क्या है, टोबैको मोज़ाइक वायरस, और पीएसएलवी जो कि आलू को संक्रमित करता है। आवरण, इसका जो आवरण है, आवरण क्या है, ये बाहर का प्रोटीन आवरण, इसकी जीन को पादपों में इस आवरण की जीन को निकाल करके, प्रोटीन चोल बनाने वाली जीन को पृथक करके और पौधों में डाल दिया जाता है। किसमें, टमाटर और तंबाकू के पौधों में डाल दिया जाता है, जिससे इस ट्रांसजेनिक पौधे में, जिसमें ये वायरस के कोट की, वायरस का प्रोटीन चोल बनाने वाली जीन को डाला गया, तो इससे क्या होता है, पादपों में इंटरफेरोन, एक रसायन उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं इंटरफेरोन, और ये इंटरफेरोन जिस भी पौधे में है, उस पौधे को कोई भी वायरस संक्रमित कहीं नहीं कर सकता। भावी वायरस मतलब कोई भी वायरस, ऐसा नहीं कि टीएमवी वायरस, कोई भी वायरस उसको संक्रमित नहीं कर पाता। तो इंटरफेरोन उत्पन्न कब होता है, जब उसमें वायरस के प्रोटीन चोल को कोड करने वाली जीन डाल दी जाती है। और ये किस प्रोसेस के जरिए डाली जाती है, जैव प्रौद्योगिकी के प्रोसेस के जरिए, आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा डाली जाती है। अगला देखते हैं जीवाणु प्रतिरोधी पादप। जीवाणु भी बहुत सारी फसलों को रोग पहुंचाते हैं। इस विधि में तंबाकू का ट्रांसजेनिक पादप, जिसमें एसिटिल ट्रांसफेरेज एंजाइम को कोड करने वाला जीन स्थानांतरित किया गया। तंबाकू के पौधे में एसिटिल ट्रांसफेरेज एंजाइम को कोड करने वाला जीन डाला जाता है, तो जो तंबाकू का पौधा प्राप्त होता है वो कैसा कहलाता है, ट्रांसजेनिक पादप। और ये जो है, ये जो तंबाकू का पौधा है जिसमें एसिटिल ट्रांसफेरेज एंजाइम है, वो एक जीवाणु से होने वाले रोग से बच जाता है, उससे वो प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लेता है। स्यूडोमोनास सिरिंगी एक जीवाणु है जो कि तंबाकू में एक ऐसा रोग उत्पन्न करता है जिससे कि तंबाकू का पौधे की पत्तियां जो हैं वो आग के समान पीली हो जाती हैं, और इस रोग को वन्य आग भी कहते हैं, क्योंकि जंगल में जब आग लगती है तो जिस कलर का होता है वैसी ही तंबाकू की पत्तियां हो जाती हैं। तो ये एक जीवाणुजन्य रोग है जो कि स्यूडोमोनास सिरिंगी जीवाणु द्वारा होता है। लेकिन जब उस तंबाकू के पौधे को एसिटिल ट्रांसफेरेज एंजाइम से कोडित कर दिया जाता है, तो वो इस जीवाणु से होने वाले रोग के प्रति प्रतिरोधकता डेवलप कर लेता है। अब और क्या किया जा सकता है, फलों का विलंबित परिपक्वन। फलों को, आपको मालूम है बच्चों, फल और सब्जियां ऐसे हैं जो लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहते, रेफ्रिजरेट करके भी हम कुछ ही समय तक इनको ठीक रख सकते हैं। तो बहुत सारे, जैसे टमाटर है, हम प्रतिदिन काम में लेते हैं, लेकिन टमाटर को आप 2-4 दिन से ज़्यादा रखेंगे तो उसकी फल भित्ति मुलायम हो जाएगी और टमाटर गल जाएगा और टमाटर सड़ जाएगा और खाने योग्य नहीं रहेगा। तो टमाटर में एक पीजी एंजाइम पाया जाता है जो कि टमाटर की फल भित्ति से क्रिया करके उसको शीघ्र खराब कर देता है, टमाटर जल्दी से खराब कर देता है। लेकिन टमाटर तो प्रतिदिन
हम खाते हैं सब्ज़ी बनाने में, सॉस में, जैम्स में, कई चीज़ों में टमाटर काम में लेते हैं। तो टमाटर को तो लंबे समय तक सुरक्षित रखना आवश्यक है। तो इसके लिए एक वैरायटी टमाटर की बनाई गई जिसे कहते हैं फ्लेवर सावर टमाटर। टमाटर की ये क्या है, ट्रांसजेनिक किस्म तैयार की गई जिसे कहते हैं फ्लेवर सावर टमाटर। इसकी क्या विशेषता है, इसकी मोटी फल भित्ति और उत्तम स्वाद, दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसकी फल भित्ति मोटी हो जाती है जो जल्दी से पीजी एंजाइम की द्वारा गलाई नहीं जाती, तो टमाटर लंबे समय तक रहता है। और दूसरा, इसका स्वाद भी उत्तम हो जाता है, इसकी जो खटास है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। ACC डीएमिनेज एंजाइम, अब कौन सा जीन डालते हैं, ACC डीएमिनेज जीन के स्थानांतरण से विलंबित परिपक्वन होने से इसे लंबे समय तक संग्रहित रखा जा सकता है। तो ये ACC डीएमिनेज जीन है, इसको इस फ्लेवर सावर टमाटर में डाल दिया जाता है जिससे इसका जो परिपक्वन है वो विलंबित हो जाता है और टमाटर जल्दी से खराब नहीं होता। तो है ना ट्रांसजेनिक पादप फायदेमंद, है ये फ्लेवर सावर टमाटर फायदेमंद। पौधों की अधिक पौष्टिक किस्मों का विकास, पौधों की में जो पौष्टिक मान है उसको बढ़ा दिया जाए, इसके लिए आलू है। आलू हम सब कहते हैं आलू खाने से मोटे हो जाते हैं, आलू में तो स्टार्च होता है, आलू में तो फैट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। आलू में और भी बहुत आवश्यक उपयोगी पोषक पदार्थ भी पाए जाते। तो लेकिन एक आलू जो हमारे भारत देश में नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित किया गया वो है सुपर पोटैटो। ये सुपर पोटैटो की क्या खास बात है कि इसमें एक ऐसा प्रोटीन डाल दिया गया है रामदाने में से निकाल करके, और रामदाने के प्रोटीन को किस में डाल दिया, प्रोटीन बनाने वाले जीन को, रामदाने का जो प्रोटीन जिस जीन से बनता है इस जीन को आलू में डाल दिया गया। तो ये जो आलू था वो प्रोटीन युक्त हो गया और इसकी रोग प्रतिरोधकता भी बढ़ गई। तो ये इसका पौष्टिक मान बढ़ गया। तो आलू जिसे हम केवल स्टार्च ही स्टार्च मानते हैं उससे हमें प्रोटीन भी मिलने लग गया। तो ये क्या कहलाता है, सुपर पोटैटो। ऐसे ही गाजर है, तो गाजर में भी विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन गाजर में भी ऐसी ट्रांसजेनिक गाजर बनाई गई हैं जिसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ी हुई होती है, उसका रंग अधिक लाल होता है। तो ये ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गोल्डन राइस में क्या होता है कि चावल में वैसे कई तरह के पौष्टिक चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन इसमें जो है विटामिन ए का समावेश कर दिया जाता है। कैसे, इसमें बीटा कैरोटीन पैदा करने वाले जीन को, चावल की बहुत सारी किस्में हमारे देश में मिलती हैं, इस गोल्डन राइस में क्या करते हैं कि बीटा कैरोटीन को का जीन स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बीटा कैरोटीन क्या है, विटामिन ए का प्रिकर्सर है, विटामिन ए बनाने वाला पदार्थ है। तो गोल्डन राइस की किस्म में विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ये इस तरीके से बच्चों ये कृषि के क्षेत्र में इन हमारे कौन से उपयोगी पादप, फसली पादप, कीटरोधी किस प्रकार हमने जैव प्रौद्योगिकी की मदद से उत्पन्न किए, ये हमने देखा। आज इसी के साथ ही धन्यवाद।